हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SAS एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज अपने ऑफिस मैनुअल जो पार्ट 1 है उसका चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है अपनों ने OM1 का चैप्टर 1 पूरा डिस्कस कर लिया है, जिसके लगभग 8 से 9 वीडियोस जो हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, ऑफिस मैनुअल का पार्ट 1 जो है, चैप्टर 1 जो है, इसका पैरा नंबर 500 है, उसका भी अपनों ने एक अलग से वीडियो डिस्कस किया है। उसके अलावा अपनों ने एक कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट का चैप्टर बनाया है, अलग से एक वीडियो है, और उससे बाकी 5 या 6 वीडियो होंगे, वो भी आप जाके देख सकते हो चैनल पे। ओके, तो आज चलते हैं अपने से चैप्टर नंबर 2 पे, OM1 के। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और कन्फर्मेशन। और फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है, बुक के अंदर जो चीज़ें जो दी गई है वो इतनी अपडेटेड नहीं है। ठीक है, रिक्रूटमेंट जो है, रिक्रूटमेंट रूल्स के द्वारा होता है, वो भी अपडेटेड नहीं है। अपॉइंटमेंट्स है, प्रमोशंस हैं। ओके, तो ये समय समय पर क्या चीज़ें चेंज होती रहती है। जैसे भी नया पे कमीशन आता है, जैसे 6 CPC था, उसके अंदर कुछ अलग चीज़ें थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो अप्लाई होने के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए। और जब 7 CPC आया तो उसके अंदर थोड़ी सी अलग चीज़ें हो गई, और 6 CPC के और 7 CPC के बीच के भी अंदर कुछ टाइम पीरियड था जिसके अंदर चीज़ें चेंज हुई है। ओके, तो आज अपने ये चैप्टर 2 देखते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। आपको जैसे जैसे चीज़ें मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप इनको देखते चले जाइए और याद करते चले जाइए। तो रूल नंबर 66 और 67 में क्या दिया गया है, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है। एस्टैब्लिशमेंट जो है 2 प्रकार के ऑफिसर से मिलकर बनती है, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड। गैजेटेड के अंदर ग्रुप ए और ग्रुप बी है, और ग्रुप ए के अंदर जो IDAS ऑफिसर्स जो होते हैं उनको ग्रुप ए के अंदर एकमात्र सर्विस है जो ग्रुप ए के अंदर कंसीडर की जाती है। जो IDAS ऑफिसर्स हैं ये UPSC से हमारे डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप ए का जो ऑफिसर है वो UPSC से रिक्रूटेड होता है। और ग्रुप बी के अंदर SAO हमारे आते हैं डिपार्टमेंट के, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, AO, AA, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर्स, हिंदी ऑफिसर्स और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। और फ्रेंड्स, नॉन गैजेटेड के अंदर क्या होगा, सेक्शन ऑफिसर आता है अकाउंट्स का, सीनियर ऑडिटर, क्लर्क, टाइपिस्ट, DEO, स्टेनोग्राफर, और ग्रुप सी के अंदर MTS को काउंट किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। थ्योरेटिकल बातें हैं, मैं जैसे जैसे बोलता जाऊँ आप चले देखते जाइए, और PDF में एक बार और रीड कर लेना इसको। आगे चलिए। IDAS का रिक्रूटमेंट कैसे होता है? पार्टली तो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जैसे अभी अपनों ने डिस्कस किया, UPSC के थ्रू आते हैं। और पार्टली जो है प्रमोशन करके बनाए जाते हैं, जो हमारे सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं उनको एक टाइम पीरियड के बाद जो ग्रुप बी के अंदर आते हैं, ओके, गैजेटेड ग्रुप बी के अंदर उनको प्रमोट करके IDAS का बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, ACDA जो है हमारे, बहुत सारे आपके स्टेशन पे भी होंगे जो SAO से ACDA बने हैं। ओके, तो आगे चलिए। 70 नंबर रूल में क्या बता रहा है ये, नंबर 1 में ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स ऑफ IDAS। जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है जो IDAS से रिक्रूट होकर ऑफिसर्स आते हैं उनका एनेक्सर A में पेज नंबर 72 पे बताया गया है। और इनको क्वालिफाई करना होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम, जो एनेक्सर B में बताया गया है पेज नंबर 75 पे। राइट, आगे चलिए। अकाउंट्स ऑफिसर्स के बारे में देखते हैं, जिनको AOs बोलते हैं। अपने AO का प्रमोट करके AO बनता है। ओके, तो 82 के अंदर क्या बताया गया है, AO की 2 साल की रेगुलर सर्विस के बाद AO प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर 2 साल हो गए, उसको प्रोबेशन कंप्लीट हो गया AO का, अगर AO की वैकेंसी खाली है, अगर AO की वैकेंसी वैकेंट है तो AO को प्रमोट करके AO बना दिया जाता है। अगर वैकेंसी नहीं है तो उसको 5 साल भी लग जाएंगे, 8 साल भी लग जाएंगे, 10 साल भी लग जाएंगे। और बहुत सारे AO अपने डिपार्टमेंट के ऐसे हैं जिनको 15-15 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो AO नहीं बने हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सिलेक्शन इज मेड ऑन रिकमेंडेशन बाय DPC। DPC क्या होती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। कोई भी अगर आपको प्रमोशन लेना है, कोई भी एग्जामिनेशन है, मान लो आपका एग्जामिनेशन है SAS का या ग्रेजुएट क्लर्क से MTS का जो ऑडिटर के लिए एग्जाम है, कोई भी एग्जामिनेशन है, आपको प्रमोट करना है तो उसके लिए एक DPC बैठेगी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। वो डिसाइड करेगी आप फिट हैं या नहीं है। उसका यही काम है। उसका एक बोर्ड होता है, उसके अंदर बोर्ड के अंदर मेंबर्स होते हैं, वो अलग अलग जगह से लिए जाते हैं, अलग अलग। मान लो ग्रुप A सर्विसेज के IDAS को प्रमोट करना है तो अलग उनकी DPC के बोर्ड मेंबर रहेंगे। अगर ग्रुप A के अलावा अदर मान लो प्रमोशन करना है उनका, तो उसके मेंबर्स अलग रहते हैं। ओके, तो उनके वो DPC का अपना इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, सिलेक्शन इज मेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ DPC के रिकमेंडेशन के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं उनकी DPC के अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे, एक CGDA साहब होंगे या सीनियर मोस्ट एडिशनल CGDA, एक एडिशनल CGDA, जॉइंट CGDA एडमिन का, और 2 PCDA और CDA, कोई सा भी हो सकता है, या 2 PCDA हो जाएंगे, CDA हो जाएंगे, एक CDA, कोई सा भी इनमें कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये याद करने की बात है, हालांकि कभी पूछी नहीं गई है। 25 साल के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो भी सितंबर 2014 जो SAS का एग्ज़ाम था वो इंपॉर्टेंट है, और एक MSc की बातें इंपॉर्टेंट है, वो अपने को ध्यान से देखनी है। ठीक है, आगे चलिए। आगे फ्रेंड्स क्या है, 83 रूल के अंदर AO प्लस SAO की टोटल स्ट्रेंथ की 80% मैक्सिमम SAO बन सकते हैं। मतलब जितने भी AO हैं और SAO हैं, जैसे क्लरिकल सर्विस की बात करें अपने, मान लो क्लर्क हैं और ऑडिटर हैं,
और सीनियर ऑडिटर हैं, तो ऑडिटर और सीनियर ऑडिटर के अंदर भी यही रेशियो रहता है कि 80% सीनियर ऑडिटर बना सकते हैं ऑडिटर को। मतलब इन दोनों की मान लो 100 सीट है, ठीक है, एग्जाम्पल देंगे तो 80 सीनियर ऑडिटर हो सकते हैं। तो यही इसमें एग्जाम्पल है कि एओ और एसईओ की जितनी कंबाइंड स्ट्रेंथ है अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो उसका 80% जो है एसईओ हो सकता है। मान लो 100 सीट पोस्ट ऑथोराइज है अपने डिपार्टमेंट में एओ और एसईओ की, तो उसके अंदर 20 एओ हो सकते हैं और मैक्सिमम 80, ये भले ही 70 हो तो ये 30 हो जाएंगे, टोटल 100 है तो ये 60 है तो ये 40 हो जाएंगे, मतलब इनको 80% तक ले जाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। वैकेंसीज इन एओ ग्रेड निर्धारण, वैकेंसीज का निर्धारण कैसे हो गया, कैसे होगा दोस्तों? वैकेंसी का निर्धारण कब होता है? जब ऊपर वाली वैकेंसी खाली हो जाए। आप डब्ल्यू कब बनोगे? जब एसएस का पेपर होगा। एसएस का पेपर कब होगा? जब डब्ल्यू एओ में प्रमोट हो जाएंगे, एओ एसईओ बन जाएंगे, एसईओ एसीडीए बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी तो प्रमोशन चैन चलती है। तो यही है कि मान लो रिटायरमेंट हो गया मान लो एओ का, ठीक है, और क्या है, एसईओ प्रमोट करके जूनियर टाइम स्केल जिसको बोलते हैं एसीडीए, ठीक है, जो पीसीडीए सीडीए ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जूनियर टाइम स्केल जो है ऑफिसर उसको एसीडीए बोलते हैं, ग्रुप बी के अंदर, ठीक है। सुनिए, जो एसईओ था ग्रुप बी के अंदर गैजेटेड के अंदर, उसको प्रमोट करके जेटीएस जूनियर टाइम स्केल एसीडीए बना दिया गया, जिसको पीसीडीए सीडीए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसीडीए बोलते हैं। अगर ये हेडक्वार्टर ऑफिस में सीजीडी ऑफिस में होता तो इसकी रैंक को कुछ अलग बोला जाता, ओके। या वीआरएस ले लिया किसी ने, वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, डेथ हो गई, डेपुटेशन हो गया 1 साल से ज़्यादा, मान लो डेपुटेशन पे गया है कोई एओ और उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया तो भी वो सीट वैकेंट मानी जाएगी और प्रमोट कर दिया जाएगा, ओके। एओ के 3 साल मिनिमम रेगुलर सर्विस हो जाने के बाद एसईओ के लिए एलिजिबल है। जैसे डब्ल्यूओ जो था 2 साल के बाद एलिजिबल हो जाता है, वैसे ही एओ जो है 3 साल के बाद, ओके। डब्ल्यूओ जो था वो 2 साल और जो एओ जो है वो 3 साल के बाद एलिजिबल होता है प्रमोट करने के लिए। डब्ल्यूओ का प्रमोशन किस में होगा फ्रेंड्स? एओ में। एओ का किस में होगा दोस्तों? एसईओ में, राइट। तो आगे चलते हैं अपने, आगे है हिंदी ऑफिसर। हिंदी ऑफिसर की बात करते हैं, 91 के ए में दिया हुआ है। इसके अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट पार्टली बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और पार्टली होता है प्रमोशन पे, प्रमोशन से हो सकता है या डेपुटेशन पे हो सकता है, जो करती कौन है? यूपीएससी, ओके। सेकंड नंबर पॉइंट पे क्या है? वैकेंसी फील्ड इन हिंदी ऑफिसर्स ग्रेड। कैसे वैकेंसी फिल की जाती है? सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, उसकी 3 साल की रेगुलर सर्विस पर अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस। फ्रेंड्स, जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर होता है उसकी 3 साल की जब रेगुलर सर्विस हो जाती है उसके बाद उसको सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस के आधार पर उसको हिंदी ऑफिसर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे देखिए, सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस जो है उसके अंदर 101 और 102 पैरा के अंदर एसएएस का पेपर के बारे में बताया गया है, जो एनेक्सर सी के अंदर पेज नंबर 101 पेपर आप जाके देख सकते हो, जिसके अंदर भी ओल्ड सिलेबस बताया गया है। 2019 में जो एसएएस का अपडेटेड जो सिलेबस है वो इसके अंदर नहीं बताया गया है, ओके। तो ये पता ही है कि भाई जो पार्ट 1 जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो उसको एंड कर दिया गया। पार्ट 1 पार्ट 2 होंगे, पार्ट 1 में 5 पेपर है, पार्ट 2 के अंदर 4 हैं। तो अपने 2 जून के बाद इसका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, ओके। आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स, सीनियर ऑडिटर्स के बारे में चर्चा करी हुई है रूल नंबर 104 में। ऑडिटर और सीनियर ऑडिटर में मैक्सिमम 80% सीनियर ऑडिटर हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? टोटल पोस्ट मान लो 100 है ऑथोराइज पोस्ट, तो उसके अंदर 20 ऑडिटर और 80 सीनियर ऑडिटर रह सकते हैं। यही वजह है जितने की जो अपने डिपार्टमेंट में क्लर्क और एमटीएस है वो लगभग ऑडिटर बन जाते हैं, जो अभी 4 साल में जो एग्ज़ाम होने लगा है डिपार्टमेंटल प्रमोशन का, ओके। अथॉरिटी है रिक्रूटमेंट रूल एसआरओ नंबर 58 ऑफ 2013। लेटेस्ट अमेंडमेंट वॉच, ये अपने इससे नेक्स्ट वीडियो में जो या तो कल या सुबह या कल शाम को अपलोड हो जाएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा सारे लेटेस्ट जो रूल हैं एसआरओ नंबर जो हैं, स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर इसको बोलते हैं, स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर, सांविधिक या विधिक या लीगल कानून और आदेश इसको बोलते हैं। ये अपने लेटेस्ट जो 7th CPC के बाद जो लेटेस्ट ऑर्डर आया हुआ है एसआरओ का, वो सारे अपने डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसको चिंता नहीं करनी आपको कि सीनियर ऑडिटर में कितनी क्या है, ये सारी बातें अपने डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी कम फिटनेस सब्जेक्ट टू रिजेक्शन ऑफ अनफिट केसेस। सीनियरिटी कम फिटनेस पे इनका सिलेक्शन होगा और कोई अनफिट होगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, इजी बात है। रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी विल बी पुट अप टू द पीसीडी सीडीए फॉर द एक्सेप्टेंस एज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो ऑडिटर सीनियर ऑडिटर क्लर्क को अपॉइंट कौन करता है? पीसीडीए सीडीए, ठीक है। तो वही इनकी क्या है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। उनके रिकमेंडेशन पे, ठीक है, द रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी, वो जो है डीपीसी जो रिकमेंड करेगी और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो एक्सेप्ट कर लेगी, तो इनको प्रमोशन के अंदर उनको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा ऑडिटर्स को, ओके। 105 में क्या लिखा हुआ है? ए सेपरेट रोस्टर फॉर सीनियर ऑडिटर्स विल बी मेंटेन्ड बाय द सीजीडीए ऑल इंडिया बेसिस। सीजीडीए क्या करता है? सीनियर ऑडिटर्स जो है उनका एक रोस्टर मेंटेन करता है। रोस्टर के अंदर क्या होता है? सारी चीज़ें, जब से मान लो कब सीनियर ऑडिटर बना, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन से स्टेशन पे सर्विंग है, एक जो है उनका रेस्टर तैयार हो गया सीनियरिटी वाइज, उसको बोलते हैं रोस्टर, जो कौन मेंटेन करता है? सीजीडीए, सभी ऑल इंडिया बेसिस पे, ओके। आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स अपने रिक्रूटमेंट और प्रमोशन की बात करेंगे ऑडिटर ग्रेड पे। रूल नंबर 109 में क्या दिया है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ऑडिटर ग्रेड इन ग्रुप सी विद ग्रेड पे ऑफ 2800 बाई एसएससी।
2800 ग्रेड पे एसएससी के द्वारा रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन ये रूल नंबर 22 ऑफ 2009 के हिसाब से है ये डेटा सारा जो ऊपर लिखा गया है। लेकिन अपने को लेटेस्ट अमेंडमेंट पड़ती है। अब ये ग्रेड पे ग्रुप पे वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब लेवल बना दिए गए हैं 7 CPC में। ओके, ये सारे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रमोशन करके क्या होता है? बाय प्रमोशन 50% ऑफ वैकेंसीज इन ऑडिटर्स ग्रेड फिल्ड बाय प्रमोशन ऑफ क्लर्क अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस। मतलब 50% क्लर्क को ऑडिटर बना देते हैं प्रमोशन करके उनके फिटनेस के आधार पे, डीपीसी के आधार पे। क्लर्क पार्ट 1 पास कर ले तो एसएएस का वो ऑडिटर बन जाता है। लेकिन ये सारा चीज़ें पुरानी हो गई, अपने लेटेस्ट इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है सारी चीज़ें अप टू डेट, जितना जो लास्ट जो एसआरओ अपने को मिला हुआ है 2018 में है मे भी इसमें, वो अपने पढ़ेंगे सारा। ओके, क्लर्क का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एसएससी के थ्रू। ये एसआरओ नंबर 09 ऑफ 2011। ये भी बताऊँगा दोस्तों एसआरओ क्या होता है, ओएम क्या होता है, यूओ नंबर क्या होता है, गैजेट ऑफ इंडिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे फ्रेंड्स रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है। रिजर्वेशन में प्रेजेंट कितना है, रिजर्वेशन कितना परसेंटेज है, ओके, और किस बेस पे है, रिक्रूटमेंट पे है, प्रमोशन पे है, उसके बारे में अपने देखते हैं। एससी का है 15% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एसटी का है 7.5% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ओबीसी का है 27% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और प्रमोशन के अंदर इनको रिजर्वेशन नहीं अवेलेबल है अदर बैकवर्ड कास्ट को। एक्स सर्विसमैन का है ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर अलग अलग दिया हुआ है। ग्रुप सी में 10%, ग्रुप डी में 20% और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा है। ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटी है ग्रुप सी और ग्रुप डी में 3% इनको है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द ग्रेड कैडर स्ट्रेंथ, मतलब जितनी टोटल कैडर की स्ट्रेंथ होगी उनकी 3% वैकेंसीज काउंट कर दी जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है दोस्तों। अभी तक कुछ समझ में आया है नहीं आया है वो इसको ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि सितंबर 2014 के पेपर में पूछा गया था और अभी भी पूछा जा सकता है। अभी तक जो मैटर था वो नहीं पूछा गया किसी एग्जाम के अंदर। इतने पुराने पेपर अपनों ने सॉल्व कर लिए हैं, वीडियो जाकर देख सकते हो प्ले लिस्ट आप में 1997 से लेकर 2022 तक। ओके, लेकिन ये चीज़ पूछी गई है तो मैं भी पूछ लिया आपसे। तो देखिए रूल नंबर 140 में क्या बताया गया है। पहले तो आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या पूछा गया था। कैन एन एम्प्लॉय रिफ्यूज़ प्रमोशन, इज़ ही एलिजिबल फॉर फर्दर प्रमोशन। मतलब ये पूछा गया कि आप तो वो प्रमोशन रिफ्यूज़ कर सकता है क्या, और क्या वो फर्दर प्रमोशन के लिए एलिजिबल है। आंसर है येस। द एम्प्लॉय में मेक ए रिटन रिक्वेस्ट सब्जेक्ट टू अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको अगर एम्प्लॉय प्रमोशन रिफ्यूज़ कर रहा है तो उसको एक रिटन रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी उसको। ओके, फिर ये जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी पे है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे या नहीं करे। और इसके बाद इसका क्या रीज़न है कि यह क्या है, इज़ ही एलिजिबल फॉर फर्दर प्रमोशन। हाँ है, लेकिन 1 साल के बाद। नो फ्रेश ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन प्रमोशन शैल बी मेड इन सच केसेस। सच केसेस कौन से, जो ऊपर बताया गया है कि वो रिफ्यूज़ कर रहा है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ फर्स्ट प्रमोशन। क्या बोल रहा है, उस मान लो 1 जनवरी को किसका प्रमोशन आने वाला था, 1 जनवरी 2022 मान लो। ओके, और वो रिफ्यूज़ कर देता है, रिटन रिक्वेस्ट जो अपॉइंटेड अथॉरिटी को भेजता है अपनी, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको जो रीजंस मेंशन किए हैं उसके द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो अगले 1 साल तक 1 जनवरी 2023 तक जो है वो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। मान लो वैकेंसी आई, उसके जूनियर को प्रमोट करके बना दिया, और उस अगले 1 साल तक मान लो बीच में एक और वैकेंसी आ गई, तो इसका वापस नंबर इसको नहीं पूछा जाएगा। आगे बताता हूँ क्या क्या केस है इसके अंदर। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट द प्रमोशन विच इज ऑफर्ड टू हिम। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को एम्प्लॉय को प्रमोशन के लिए बोला जाता है, ऑफर किया जाता है, तो और वो डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट, उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो क्या करते हैं, ही मे मेक ए रिटन रिक्वेस्ट। वो रिटन रिक्वेस्ट करेगा किसको, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। ही मे नॉट बी प्रमोटेड एंड द रिक्वेस्ट विल बी कंसीडर्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। मतलब बोलेगा कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए और रिक्वेस्ट करेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। ओके, और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जो सारे रेलेवेंट एस्पेक्ट जो है उसको कंसीडर करके वो अपना जवाब देगी, या तो उसको एक्सेप्ट करेगी या उसको रिफ्यूज़ करेगी। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इफ़ रीजन्स एक्सेप्टेड फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ प्रमोशन द नेक्स्ट पर्सन इन द सिलेक्ट लिस्ट में बी प्रमोटेड। अगर जो रीजन्स जो हैं प्रमोशन को वो रिफ्यूज़ किए गए हैं वो एक्सेप्ट कर दिए जाते हैं, तो जो नेक्स्ट उसका जूनियर होगा, मान लो 4 लोगों के प्रमोशन करने थे, डब्ल्यू से ए ओ के लिए। ओके, सीट एक ही आई थी, एक सीट आई थी, तो ऊपर वाला जो बंदा था उसने रिफ्यूज़ कर दिया कुछ रीज़न दे के। ओके, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने इसको मान लिया कि भैया आप प्रमोशन नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, हम उसके जूनियर को बना देते, 2 नंबर को बना दिया। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है, मतलब यहाँ तक ये चीज़ होगी। हाउ एवर सिंस इट मे नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल टू ऑफर अपॉइंटमेंट टू द पर्सन्स हु इनिशियली रिफ्यूज प्रमोशन। ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली रूप से, प्रशासनिक रूप से उस पर्सन को ऑफर अपॉइंटमेंट करना प्रमोशन के लिए जिसने रिफ्यूज़ किया है अभी, ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। नो फ्रेश ऑफर अपॉइंटमेंट ऑन प्रमोशन शैल बी मेड इन सच केसेस। कौन से केसेस में फ्रेश ऑफर नहीं मिलेगा, मतलब फ्रेश ऑफर प्रमोशन का नहीं देना है आपको, हु इनिशियली रिफ्यूज्ड, ठीक है। और कौन कौन से 2 केस हैं वो, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ फर्स्ट प्रमोशन। उसका फर्स्ट प्रमोशन आया उसके 1 साल के अंदर, जैसे मैंने बताया ना 1 जनवरी 2022 को मान लो प्रमोशन आया, उसको उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो जनवरी 23 तक
1 जनवरी 23 तक उसको अगर एक और वैकेंसी खाली हुई तो उसको वो ऑफ़र नहीं होगा। ठीक है, मान लो 1 जनवरी को प्रमोशन आया, इसने रिफ्यूज़ कर दिया, दो वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो इसने उसको प्रमोट कर दिया गया। 6 महीने बाद मान लो जून या जुलाई के अंदर एक और सीट आ गई तो एक से नहीं पूछेंगे, अभी 3 वाले को प्रमोट कर देंगे। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वैकेंसी अराइजेज। 2 कंडीशन है, या तो 1 साल हो जाए तब तक उसको नहीं पूछना है, या जब तक नेक्स्ट वैकेंसी हो जाए। मान लो अगले फरवरी में आ जाएगी तो फिर इसको वापस प्रमोशन के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, इस लाइन को आप काट दीजिए, विच एवर इज लेटर को, ये आपको कन्फ्यूज़ करेगी इसके अंदर। ठीक है, समझिए दोस्तों, 1 2 3 4 पोस्ट थी। ठीक है, प्रमोट करना है एक इंसान को। ठीक है, सबसे सीनियरिटी वाइज ये थी लिस्ट, AA से AO के प्रमोशन थे। इनको ऑफ़र किया गया, एक को इसने रिफ्यूज़ कर दिया तो इसको साइड में रख दिया। ठीक है, 2 को बना देंगे इससे जूनियर को। ठीक है, अब उस 1 साल के अंदर मान लो 1 जनवरी 2022 से लेके 2023 तक एक और वैकेंसी आ गई तो इससे नहीं पूछा जाएगा, तीसरे को प्रमोट करके बना देंगे। लेकिन 1 जनवरी मान लो फरवरी में वैकेंसी आई 2023 के अंदर तो एक से पूछा जाएगा, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, क्या हुआ है, ईजी सी बातें हैं लिखी हुई है। इन केस वेयर द रीजंस फॉर प्रमोशन फॉर रिफ्यूज्ड आर नॉट एक्सेप्टेबल, अगर जो रीज़न दिए हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा, तो क्या होगा, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शुड एनफोर्स द प्रमोशन, तो वो प्रमोशन कर देगी, एनफोर्स ज़बरदस्ती प्रमोशन कर देगी। मान लो इसने रिफ्यूज़ किया था, इसको ज़बरदस्ती प्रमोट कर देगी। अगर वो फिर भी बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, जो कमेटी बैठेगी जो भी होगा वो बात की बातें हैं। ओके, तो मतलब उसको डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। मान लो कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो रीजंस एक्सेप्ट नहीं करती, इसके बाद भी वो रिफ्यूज़ कर रहा है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा फॉर रिफ्यूजिंग टू ओबे हिज और हर ऑर्डर, मतलब उसने जो ऑर्डर्स हैं उनको डिसओबे किया है। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है फ्रेंड्स, देखिए, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम, MACP स्कीम के बारे में बताया गया है। ये क्या होती है MACP स्कीम? जो है क्या है दोस्तों, समय समय पे गवर्नमेंट सर्वेंट को 10 साल 20 साल 30 साल के बाद एक फ़ायदा दिया जाता है। ठीक है, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के द्वारा उनको एक ग्रेड पे एक लेवल ऊपर उनका प्रमोशन किया जाता है, ये बोल सकते हो आप। तो देखिए क्या है, 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द MACP एज़ पर 7 CPC के द्वारा 3 अपग्रेडेशन दिए जाते हैं। या तो 10 साल 20 साल 30 साल हो जाए, डायरेक्ट एंट्री ग्रेड पे पर मान लो जिस ग्रेड पे आया है वो मान लो 1800 में आया है। ठीक है, तो उसको 10 20 30 साल हो जाए, 10 साल हो गए तो उसको 1900 में कर देंगे। या फिर क्या हुआ, 10 साल कंटिन्यू सर्विस हो सेम पे मैट्रिक्स लेवल के अंदर। ओके, किसी एक साल मान लो, तो देख लो दोस्तों कि मान लो 1800 ग्रेड पे रिक्रूट हुआ, उसको 10 साल हो गए तो 1900 पे कर दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लो 5 साल के अंदर ही इसने 1900 में ये प्रमोट हो गया। ओके, फिर 1900 के अंदर मान लो उसको सेम पे मैट्रिक्स के अंदर 10 साल हो गए तो इसको MACP मिल जाएगी। इनमें से जो भी पहले होगा उसके हिसाब से होगा, या तो ये नियम हो जाए या फिर ये नियम हो जाए। ओके, ये 1/9/2008 से इफेक्टिव है। आगे चलिए दोस्तों, लास्ट टॉपिक है अपना डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। ये क्या होती है, DPC इज असाइंड द टास्क ऑफ इलेक्टिंग राइट कैंडिडेट्स फॉर प्रमोशन एज इट इज़ पॉसिबल दैट व्यूज़ ऑफ सिंगल ऑफिसर में बी ईदर एरनस बायस्ड और प्रेजुडिस। मान लो दोस्तों प्रमोशन करना है किसी का, ठीक है, तो मान लो एक ही बंदा प्रमोशन करे तो ये तो या तो एरर कर सकता है इसमें, या बायस हो सकता है, पक्षपात हो सकता है। मान लो 4 जनों के प्रमोशन करने हैं, ठीक है, एक ही आपने DPC के अंदर, DPC उस टाइम मान लो नहीं होगी तो एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि इन चारों का प्रमोशन करना है और वो इनकी सीनियरिटी के बेस पे या किसी भी बेस पे आपको करना है। तो एक जो इंसान है, एक जो कैंडिडेट है, एक जो ऑफिसर है वो एरर कर सकता है, वो बायस्ड हो सकता है या प्रीजुडाइस हो सकता है। प्रीजुडाइस मतलब अपने किसी के बारे में पहले व्यू जब बना लेते हैं उसको बोलते हैं प्रीजुडिशियल व्यू। ओके, तो ऐसे बोलते हैं कि कोर्ट में जो जज होते हैं उनके लिए बहुत यूज़ किया जाता है कि कोर्ट के जज को कभी भी प्रीजुडिश नहीं होना चाहिए। ओके, किसी क्रिमिनल को देख के वो पहली दफ़ा उसको देखे तो उसको उसके बारे में विचार नहीं बनाने चाहिए कि ये क्रिमिनल है या ये गिल्टी नहीं है, या फिर गिल्टी है या गिल्टी नहीं है। ओके, तो उस केस में ये यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, इसके अंदर कुछ बोर्ड मेंबर होंगे जो चीज़ें रिकमेंड करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। DPCs के फंक्शन क्या है, एंश्योर सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर प्रमोशन इन एन ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल मैनर। एंश्योर करता है कि कैंडिडेट्स की सूटेबिलिटी है या नहीं है प्रमोशन के लिए। ओके, इम्पार्शियल मैनर में मतलब पक्षपात नहीं करते। एंड एसेस द सूटेबिलिटी फॉर प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस रिकॉर्ड्स। उनके सर्विस रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, उनकी अपार चेक की जाती है, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिकॉर्ड। ठीक है, किसकी, पिछले 5 साल की, पिछले 5 साल की अपार चेक की जाएगी, या 5 साल नहीं हुए 3 साल ही हुए तो पिछले 3 साल की चेक कर लेंगे। ओके, आगे चलिए। एसेस परफॉर्मेंस ऑफ प्रोबेशनर्स एंड देयर कंडक्ट टू डिसाइड वेदर दे शुड बी डिक्लेयर टू हैव कंप्लीटेड प्रोबेशन सेटिस्फैक्टरी फॉर रिटेंशन इन द सर्विस और देयर डिस्चार्ज और एक्सटेंडिंग देयर प्रोबेशन। ये बोल रहा है कि उनके परफॉर्मेंस को एसेस करता है। एसेस मतलब जांचना,
उनकी परफॉर्मेंस को, किसकी, प्रोबेशनर्स की, और उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर देखते हैं कि वे डिसाइड करते हैं कि उनका बिहेवियर ठीक है या नहीं और वो सर्विस में रिटेंशन करने के लायक है या नहीं। ओके, कि कंप्लीटेड प्रमोशन सेटिस्फैक्टरी, उन्हें प्रमोशन कंप्लीट कर लिया है सेटिस्फैक्टरी रूप से और उनकी सर्विस में रखने लायक है या नहीं है। ओके, तो मेन फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपने इसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जैसे OM पार्ट 1 का चैप्टर दोस्तों फर्स्ट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैंने उसमें 8 या 9 वीडियो मुझे बनाने पड़े। उसमें चैप्टर 10 होगा, उसको अपने बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो बीच में चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी उसमें जो जल्दी चले जाएंगे। और इस बुक को खत्म किया अपने अकाउंट कोड, ऑडिट कोड, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी अपने को डिस्कस करना है। जब तक आप प्रीवियस ईयर के उनके जो वीडियोज़ जो हैं 1997 से लेकर 2022 तक अकाउंट कोड और ऑडिट के 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आगे देखिए, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ DPC इन केस ऑफ ग्रुप बी एंड और बी पोस्ट। ए और बी पोस्ट के लिए DPC के अंदर कौन कौन होगा? मेंबर्स इन दिस हु आर एट लीस्ट 1 लेवल। अब मान लो जिसका प्रमोशन करना है, ठीक है, मान लो ACDA का प्रमोशन करना है, DCDA का प्रमोशन करना है, PCDA का प्रमोशन करना है, CGDA का प्रमोशन करना है। ओके, तो इनसे एक लेवल ऊपर के अफसर जो हैं DPC के अंदर होंगे। एक कॉमन सेंस वाली बात है। अगला क्या है? UPSC शुड बी एसोसिएटेड विद DPC इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल सेंट्रल सिविल सर्विस पोस्ट बिलोंगिंग टू ग्रुप ए। ग्रुप ए के अंदर क्या कौन आता है दोस्तों? जो UPSC से रिक्रूटेड है, उनके केस में एक जो बंदा है या DPC जो एसोसिएट होगी वो किसके द्वारा होगी? UPSC उसका ध्यान रखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो एक लेवल ऊपर वाला जो है ऑफिसर होगा जिसका प्रमोशन करना है, मान लो जो भी चीज़ करनी है DPC से रिलेटेड। एक जो है UPSC का गठन होगा, UPSC के मेंबर होंगे ग्रुप ए से लेकर। कन्फर्मेशन ऑफ ऑफिसर्स के केस में UPSC इंक्लूड नहीं, ये रूल था, ये इसका अपवाद है। ठीक है, अपवाद क्या है कि अगर ऑफिसर का कन्फर्मेशन करना है, उन्होंने प्रोबेशन कर लिया, तो UPSC को इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ईजी सी बातें हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों? इन केस ऑफ ग्रुप सी के केस में DPC कैसे बनेगी? द चेयरमैन ऑफ DPC विल बी एन ऑफिसर ऑफ ए सफिशिएंटली हाई लेवल। एक हाई लेवल का ऑफिसर होगा। वन ऑफ द मेंबर्स, ये दोस्तों इंग्लिश देखिए इसमें कितनी खास लिखी है, वन ऑफ द मेंबर्स। दोस्तों वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, ठीक है, वन ऑफ मतलब प्लूरल में से एक छांट लिया तो वर्ब आएगी सिंगुलर। यहाँ पे विल और शैल तो वैसे भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होती। मान लो इसमें वर्ब लेता तो इसको मैं सिंगुलर वर्ब यूज़ करता। वन ऑफ द मेंबर्स विल बी फॉर्म आउटसाइड द डिपार्टमेंट प्रेफरेबली बिलोंगिंग टू SC ST एंड इन अप्रोप्रिएट स्टेटस कंपैटिबल विद द अदर मेंबर्स। ये बोल रहा है कि एक जो मेंबर है DPC के अंदर वो आउटसाइड द डिपार्टमेंट होगा, स्पेशली मतलब SC ST का कैंडिडेट हो सकता है जिसको अप्रोप्रिएट स्टेटस होगा कंपैटिबल विद द अदर मेंबर, मतलब जिस स्टेटस के दूसरे जो DPC के अंदर मेंबर होंगे उस स्टेटस का ये बंदा होगा। लास्ट जो है टेक्निकल पोस्ट के लिए जो नॉमिनेटेड ऑफिसर होगा उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ईजी है। तो दोस्तों चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जो रिफ्यूज़ल ऑफ प्रमोशन का, इसलिए अपनों ने इसको एक ही वीडियो के अंदर बहुत जल्दी कंप्लीट किया है। ओके, अपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं SRO नंबर सारे अपडेटेड वो बताऊंगा और चैप्टर 3 चैप्टर 4 अपने रेगुलर अपने सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों कमेंट जरूर से करें। आप लोगों में से कमेंट बहुत कम आते हैं इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या सुधार की ज़रूरत है। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।